चलो आज कर रहे हैं लॉन्गेस्ट हाईएस्ट और लार्जेस्ट, तो इसके बारे में डिस्कस करने वाले, ठीक है ना। चलो तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, टीचर पीडीएफ मैं क्लास के बाद में डालूंगा, ओके, क्योंकि मेरे वाले लैपटॉप को जो है वो थोड़ा सा सही से नहीं चल रहा था, तो मैं इसलिए उसको डाल नहीं पाया, ठीक है ना। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हमारे देश के अंदर सबसे बिगेस्ट डैम कौन सा है, सबसे बड़ा डैम बताओ भाई। इसको आप हाईएस्ट भी बोल सकते हो, हाईएस्ट डैम भी कह सकते हो, भाखरा नांगल डैम। राज्य भी बताएंगे, बताओ मेरे को। ठीक है, भाखरा नांगल डैम बॉर्डर के ऊपर है वैसे तो, उत्तराखंड पंजाब है ना। ठीक है, देखो हाईएस्ट है, हाँ बिल्कुल। देखो दो सवाल बनते हैं, बिगेस्ट पूछे तो भाखरा नांगल हो गया, और हाईएस्ट पूछे ना तो टिहरी डैम पूछते हैं। टिहरी डैम है उत्तराखंड के अंदर, टिहरी, ये हाईएस्ट है। दो तरीके के सवाल बनते हैं, हाईएस्ट वाला एक तो, और एक बिगेस्ट वाला। बिग वाले में तो भाखरा नांगल हो गया, और हाईएस्ट वाले में आपका टिहरी डैम हो गया, जो कि आपके उत्तराखंड के अंदर है। ठीक है, हाँ पंजाब और उत्तराखंड के बॉर्डर पे ही है। फिर आती है लॉन्गेस्ट नदी। अब देखो लॉन्गेस्ट नदी की बात करें, इन इंडिया इसमें पूछा गया है, इसमें क्या डाला है, इन इंडिया। ठीक है, अगर लॉन्गेस्ट नदी इन इंडिया आपसे पूछ रहा है तो उसका आंसर हो गया गंगा नदी। गंगा नदी आपको मालूम सबसे ज्यादा गंगा ही है, 2,500 किलोमीटर तक, जो कि हमारे देश में बहती है। वरना वैसे तो हमारे देश से बहने वाली इंडस नदी जो है ना, ये सबसे लॉन्गेस्ट है, लेकिन यहाँ पे इन इंडिया लगा दिया, इसका मतलब हो गया गंगा नदी, क्योंकि हम हमारे देश की टेरिटरी के अंदर बात कर रहे हैं कि कौन सी सबसे लंबी नदी है। समझ गए। चलो लार्जेस्ट लेक के बारे में पूछे, ठीक है, तो आंसर क्या होगा, वुलर लेक आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। लार्जेस्ट लेक क्या है, वुलर लेक आपका सही आंसर है। ठीक है, इसको फ्रेश वाटर भी जोड़ सकते हो आप। कहां पर है, जम्मू कश्मीर में, 50 किलोमीटर है आपके डल लेक से। ठीक है, लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे इन इंडिया। एक्सप्रेसवे आप सभी को मालूम है दोस्तों, और भारत के अंदर एक्सप्रेसवे वैसे ही बड़े कम है। ओके, ठीक है, तो अभी जो अपने लखनऊ दिल्ली और वाला जो है ना, लखनऊ वाला, ओके, वो वाला अपना सबसे बड़ा क्या है, लॉन्गेस्ट हाईवे अपना हाईवे है ये। ठीक है, एक्सप्रेसवे है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे इसको हम कहते हैं। इसके अंदर मिनिमम स्पीड भी 100 की है, वही गाड़ियां इसके ऊपर जाती है जिनकी मिनिमम स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर की है, मालूम है ना आपको। ठीक है, क्योंकि कम चलेगी तो पीछे वाली गाड़ी को बड़ा दिक्कत आएगी आपको। यमुना एक्सप्रेसवे कहते हैं ना इसको। ठीक है, एक्सीडेंट भी बहुत ज्यादा होता है इसके ऊपर, एक्सीडेंट भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है ना। हाईएस्ट वाटरफॉल इंडिया। अब देखो हाईएस्ट वाटरफॉल के अंदर थोड़ा सा यहाँ पे जो है ना आपको कंट्रोवर्शियल है ये क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि वाटरफॉल के बारे में हमें पता नहीं है कि कौन सा कहाँ से काउंट करते हैं, एक्चुअल पैरामीटर नहीं पता। तो कई बार तो जोग है, कई जगह पे तो, कई जगह नौका लखाई है। ठीक है, और कई जगह पे आपको कुचिकल फॉल मिलेगा कर्नाटक का। तो 3 जगह पे आपको इस तरीके के सवाल मिलते हैं। बाकी जनरली जो पेपर में आया है और आंसर बताया है वो आपका क्या होगा, जॉग। ये आपका फर्स्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, आंसर जॉग फॉल देना है आपको, क्योंकि नॉर्मली आपको हर जगह पे जो है पेपर में भी आता है ना, तो भी आपको यहीं पर यही देखने को मिलता है। समझ गए मेरी बात। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, हाँ जॉग या ग्रोस्पा भी कहते हैं, गांधी जी के नाम पे भी है ये, सरस्वती नदी के ऊपर है। ठीक है, आगे बात करते हैं टॉलेस्ट स्टैच्यू इन इंडिया। ठीक है, टॉलेस्ट स्टैच्यू की बात करें तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है ना, वो अपना क्या है, टॉलेस्ट स्टैच्यू इंडिया के अंदर। ठीक है, देखो यहाँ पे कुछ चीजें जो है वो कंट्रोवर्शियल हो सकती है इसके अंदर, क्योंकि एक्चुअली में इंडिया टुडे है ना, ठीक है, इंडिया टुडे, ठीक है, उसने ये लिस्ट पब्लिश करी थी। समझ गए। अब एक न्यूज़पेपर की अगर लिस्ट पब्लिश करी हुई है, ये वाला जो मैंने जो आपको सारी चीजें बता रहा हूँ ना मैं, ये एक इंडिया टुडे करके है, उसके द्वारा जो है ना ये लिस्ट को पब्लिश किया गया था। समझ गए। अब इसके अंदर क्या है कि कुछ चीजें कंट्रोवर्शियल भी है, ऑब्वियसली अपन मान तो नहीं सकते ना कि 100% सही होगा, तो जो गलत होगा ना उसको अपन लोग यहाँ पे करेक्ट करेंगे। समझ गए मेरी बात। ठीक है, राम सूत्र जी है जो कि इसके आर्किटेक्चर है, राम सूत्र। ओके, तो बहुत जगह पे आपको जो है सेम लिस्ट देखने को मिल सकती है। ओके, जैसे कि ऑनलाइन वाले, ऑनलाइन जो अपना है ना, क्या बोलते हैं, वेबसाइट्स है, बहुत सारी वेबसाइट के ऊपर भी आपको ये सेम चीज देखने को मिलेगी, और बहुत जगह पे आपको ये सेम चीज देखने को मिलेगी। तो ये मैं आपको बता दिया, मैंने आपको इंडिया टुडे का कंटेंट है वैसे एक्चुअली में, और यहाँ से अपने को कई चीजों को बेटर करना है, और चीजें कई सारी एड ऑन भी करनी है। समझ गए। चलो लार्जेस्ट नेशनल पार्क की बात करते हैं, जो कि नेशनल पार्क कौन सा है, हेमिस अपना नेशनल पार्क है। ठीक है, आगे बात करें लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर की दोस्तों, तो मध्य प्रदेश, और यहाँ पे साथ में मुझे इसका स्मॉलेस्ट भी बता दो भाई, स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क भी बता दो साथ में। मैं आपको नेशनल पार्क पढ़ा चुका हूँ, अब तो कम से कम गलत मत करना। साउथ बटन याद नहीं है क्या, साउथ बटन मैंने आपको बताया था, अंडमान निकोबार के अंदर है, ये सबसे स्मॉलेस्ट भी है। ठीक है, ठीक है, समझ गए मेरी बात, साउथ बटन। चलो ठीक है, इसके अलावा टॉलेस्ट स्टैच्यू हो गया, नेशनल पार्क मैंने आपको बता ही दिया है, और इसके अंदर और कुछ अपने ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर की बात करें तो आपको मालूम है मध्य प्रदेश जो है वो लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है, मध्य प्रदेश के अंदर। ओके, और अगर आपसे डेंसिटी के हिसाब से पूछे तो लार्जेस्ट जो है फॉरेस्ट कवर डेंसिटी के हिसाब से अगर आपसे पूछे कि भाई एक स्टेट के, ठीक है, कौन से स्टेट के अंदर सबसे हिसाब से घनत्व के हिसाब से सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलता है, बताओ भाई आंसर क्या होगा।
वेस्ट बंगाल कहाँ से हो गया? फॉरेस्ट डेंसिटी की बात करें दोस्तों तो वैसे तो आपको देखो एरिया वाइज अगर मैं बात करूँ ना तो आपका मध्य प्रदेश बिल्कुल सही आंसर है कि सबसे ज्यादा एरिया जो है ना वो तो आपको यहाँ पे मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। ठीक है, परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट की बात करें तो हमारे देश में 24.39% है जो कि फॉरेस्ट कवर अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून के हिसाब से। ठीक है, ओके। और वैसे अगर स्टेट आपसे स्टेट के परसेंटेज की बात करें तो आपका अरुणाचल प्रदेश में आपको मालूम है 80% से भी ऊपर जो है स्टेट 80% से भी ऊपर है जो कि आपको फॉरेस्ट देखने को मिलता है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ दो तीन चीजें हैं जो कि आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दुनिया के अंदर भारत की रैंक क्या है फॉरेस्ट के हिसाब से? दुनिया के अंदर भारत की रैंक क्या है, जल्दी से बताओ भाई। सबने तुक्के मारे धमाधम। दुनिया में भारत की रैंक है 10th, लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है दुनिया के अंदर। ठीक है, सबने 5 7 8 9 कोई तो आंसर निकलेगा। ठीक है, ओके। और अगर आपसे एक और सवाल इसमें ये भी बना लिया जाए कि नेट गेन के हिसाब से, गेनिंग के हिसाब से अगर आपसे पेपर में ये जोड़ दिया जाए कि भाई नेट गेन के हिसाब से फॉरेस्ट में भारत की रैंक क्या है, तो फिर हम 8वें नंबर पर हैं। हम गेन कर रहे हैं गेनिंग के अंदर तो हम 8वें नंबर पर है, लेकिन दुनिया में अगर फॉरेस्ट कवर की बात करें तो फिर हम 10th नंबर पर हैं। 2 सवाल बन रहे हैं यहाँ से, अलग अलग बन रहे हैं दोनों। ठीक है, ये आपको बात यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है ना, इसके अलावा 40% फॉरेस्ट अब भारत के अपने 9 बड़े बड़े राज्यों में आपको देखने को मिलता है। समझ गए? 75% से भी ज्यादा फॉरेस्ट है अपने नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य है ना, मिजोरम, लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार, नागालैंड, मेघालय, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको काफी देखने को मिलता है। मैक्सिमम इंक्रीज किसने किया था फॉरेस्ट कवर, ये भी बताइए मुझे। अब 2017 की जो रिपोर्ट आई थी उसमें मैक्सिमम इंक्रीज फॉरेस्ट कवर में किसने किया था? गलत जवाब सभी का। इंक्रीज किया फॉरेस्ट कवर दोस्तों आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश ने सबसे ज्यादा जो है इंक्रीमेंट इसके अंदर किया था। ठीक है, ये बात भी आपको यहाँ पे ध्यान रखिएगा। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से अगर मैं बात करूँ फॉरेस्ट कवर, ठीक है, तो वैसे लक्षद्वीप जो है उसका 90% एरिया जो है ना वो फॉरेस्ट है। ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से अगर आपसे पूछ लिया जाए, अगर टोटल ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से आपसे पूछ लिया जाए तो 90% जो है ना वो लक्षद्वीप का एरिया जो है वो फॉरेस्ट कवर है। समझ गए? ठीक है, उसके बाद में मिजोरम आता है स्टेट के अंदर। स्टेट के अंदर आता है मिजोरम। मिजोरम का जो है वो कोई 86 के आसपास है। मिजोरम का जो है वो क्या है 86 के आसपास। सेकंड आता है 86 के आसपास मिजोरम। ओके, वैसे मैंने आपको बता दिया है टोटल की अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश है नंबर 1 पे, सेकंड नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है। ओके, टोटल एरिया के हिसाब से बात करें तो अगर टोटल खुद के ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से बात करें परसेंटेज के अंदर तो 90% लक्षद्वीप जो है वो फॉरेस्ट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये बात भी आपके इंपॉर्टेंट है। समझ गए? ठीक है, और कुछ राज्यों के अंदर डिक्रीज भी हुआ है फॉरेस्ट कवर। मिजोरम, नागालैंड, नॉर्थ ईस्ट वाले जो है ना उनमें डिक्रीज भी हुआ है फॉरेस्ट कवर जो है वो डिक्रीज भी हुआ है। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ओके, बाकी तो सब आपको बताइए, बाकी तो इंपॉर्टेंट है नहीं कुछ इसमें और ज्यादा। चलो आगे बात करें। लोवेस्ट आपको पंजाब हरियाणा में देखने को मिलता है। पंजाब हरियाणा के अंदर जो है वो सबसे कम आपको फॉरेस्ट देखने को मिलता है, लीस्ट। ठीक है, चलो। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे किसी जमाने में NH7 हुआ करता था, अभी 7 नहीं है, अभी 44 है। ये अपने कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाता है, पूरा नॉर्थ से लेकर साउथ तक। ठीक है, टॉलेस्ट स्टैचू की बात करते हैं। टॉलेस्ट स्टैचू है 182 मीटर का जो कि है आपका इंडिया का, आपको मालूम है स्टैचू ऑफ यूनिटी, के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, हाँ ये तो अपन डिस्कस कर चुके हैं। लार्जेस्ट आइलैंड, रिवर आइलैंड की बात कर रहे हैं अपन, इसमें रिवर लगा दो। रिवर आइलैंड की बात करें तो माजुली आइलैंड है आसाम के अंदर जो कि लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा के अंदर है माजुली आइलैंड, ये सब आपको मालूम है। ठीक है, माजुली आइलैंड पेपर के अंदर जो है कई बार सवाल आ चुका है, वापस से आ जाएगा। और इन्होंने इसको डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया था, समझ गए? पहला भारत के अंदर कोई आइलैंड है जिसको डिस्ट्रिक्ट घोषित किया, वो माजुली आइलैंड है। ओके, 880 किलोमीटर स्क्वायर का इसका एरिया है। कितने का है? माजुली आइलैंड का है 880 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया। ओके, बोट के थ्रू जो है आपको इसके अंदर बाइक चला सकते हो, आप इसके अंदर बाइक लेके जा सकते हो, मतलब वहाँ पे आप बाइक से भी घूम सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और धीरे धीरे श्रिंक हो रहा है, धीरे धीरे जो है वो छोटा हो रहा है। दुनिया में किसी भी नदी के बीच में अगर कोई आइलैंड है ना वो सबसे बड़ा वो ये वाला है। समझ गए? तो ये बात भी आपको यहाँ पे ध्यान रखिए। और कौन सी सिटी के अंदर? जोरहट नाम की सिटी है, वहाँ पर है जोरहट। गुवाहाटी से कोई 300-400 किलोमीटर दूर पड़ता है। ओके, ठीक है, आगे बढ़े। जोरहट लिख देता हूँ मैं आपके लिए, जोरहट है, वहाँ पर है, आसाम की सिटी है जोरहट। ओके, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन की बात करें तो आपको मालूम है गुजरात राज्य की जो है सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। ओके, समझ रहे हो? उसके बाद सेकंड नंबर पे बताओ भाई कौन सा है, और दुनिया में कौन सा है? दुनिया में तो वैसे अलास्का है, दुनिया में तो वैसे कौन सा है? अलास्का। ठीक है, चलो सही है, काफी सारे बच्चों के यहाँ पे सही आंसर आ रहे हैं। सबसे पहले है गुजरात, उसके बाद है आपका आंध्र प्रदेश, उसके बाद, ठीक है,
1900 के बाद में 1000 किलोमीटर की है कोई आंध्र प्रदेश की, 1915 है इसकी, गुजरात की तो मैं लिख देता हूँ आपके लिए। हाँ बिल्कुल सही बोला है, काफी सारे बच्चों का सही आंसर है, 1915 किलोमीटर की इसकी कोस्ट लाइन है। सेकंड नंबर पे है आपका आंध्र प्रदेश। थर्ड पे बताओ भाई, थर्ड पे बताओ। थर्ड पे है आपका तमिलनाडु, फिर उसके बाद केरला। पूरा का पूरा ऑर्डर के अंदर है, जैसे कि इंडिया क्या है इस प्रकार से बना हुआ है ना, तो पहले आंध्रा हो गया, फिर तमिल हो गया, फिर केरला हो गया, इस तरीके से। तो तमिलनाडु हो गया, फिर आपके केरला हो गया, समझ गए। फिर आप ऊपर की तरफ जाओगे महाराष्ट्र, उड़ीसा, तो इतने याद कर लो, बाकी तो आपको याद करने की जरूरत नहीं। समझ, ठीक है। 6000 कुछ समथिंग की है अपने, 6089 किलोमीटर की है, जो कि टोटल अपने कोस्टल एरियाज है, समझ गए। ठीक है, केरला हो गया, उसके बाद में महाराष्ट्र हो गया। 6089 किलोमीटर की अपनी क्या है, कोस्ट लाइन है। ठीक है, कोस्ट लाइन यानी कि तटीय उसकी बात कर रहा हूँ, तटीय रेखा की। ओके, लॉन्गेस्ट ब्रिज के बारे में बात करते हैं। लॉन्गेस्ट ब्रिज कौन सा है, धोला सदिया ब्रिज। कहाँ पर है भाई ये, धोला सदिया ब्रिज कहाँ पर है? बिल्कुल सही बोला है काफी सारे बच्चों ने, धोला सदिया ब्रिज। इसको क्या बोलते हैं, भूपेन हजारिका सेतु भी बोलते हैं ना, भूपेन हजारिका सेतु भी इसको कहते हैं। लिख देता हूँ इसके बारे में दो चार बातें, पेपर में बहुत बार आता है। भूपेन हजारिका सेतु एक बीम ब्रिज है, जो कि आपके आसाम और अरुणाचल प्रदेश के डिस्टेंस को शॉर्ट करता है, समझ गए। कौन सी नदी के ऊपर है ये भी बता दो भाई, कौन बताएगा आंसर। ठीक है, लोहित नदी का नाम सुना है, लोहित जो ट्रिब्यूटरी है। हाँ बिल्कुल सही बोला है, लोहित नदी जो है उसके ऊपर से है, जो कि एक ब्रह्मपुत्र की क्या है, ट्रिब्यूटरी है, समझ गए। और दो डिस्ट्रिक्ट है, सतिया तो है आसाम में, और धोला जो है ना वो है आपके वहाँ पे अरुणाचल के अंदर। तो उन दोनों के बीच में जो है ना परमानेंट रोड जो है ना कनेक्टिविटी, वो इसके द्वारा बनाई गई है। इंडिया में पानी के ऊपर बनाया हुआ सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज है दोस्तों, 9.15 किलोमीटर का ही है। ठीक है, बिहार के अंदर एक और बन रहा है वैसे, कांची बिदुपुर नाम है उसका, वो उसका भी कंस्ट्रक्शन के अंदर है, वो और भी बड़ा है। ये जो है आपका 1.5 किलोमीटर का है। बिहार के अंदर एक और कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बिहार के अंदर एक और, फिर बाद में ये वाला बन जाएगा। ठीक है, उसका नाम है काची दरगाह से बिदुपुर नाम से। बिदुपुर नाम से जगह है, हाँ। तो ये भी बन रहा है, लेकिन अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो हम इसको लॉन्गेस्ट अभी नहीं कह सकते। ये कोई 9 साढ़े 9 किलोमीटर का है, 2020 के अंदर जो है ये कंप्लीट होगा, समझ गए। इंडिया चाइना के बॉर्डर पे भी सामान ले जाने में जो है बोगीबील ब्रिज जो है वो काफी काम आता है। हाईवे और रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा इसको बनाया गया था। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में सामान पहुंचाने के लेकर जो है इसको काफी काम में लिया जाता है। ठीक है, बजट तो यार इसका मेरे को भी याद नहीं, काफी ज्यादा बजट था, कोई करोड़ हजारों करोड़ में था, 5-6 हजार करोड़ के आसपास था, मतलब कोई कोई 5-6 हजार करोड़ भी मैं कम बोल रहा हूँ, मतलब 5-6 हजार करोड़ तो नहीं हुआ यार इसका, 100 बिलियन इसका जो अमाउंट आया था ना, टोटल कुछ था, वो 100 बिलियन रुपीज था, देख लो, मतलब 10 हजार करोड़ हो गया मेरे ख्याल से। ठीक है, तो काफी ज्यादा मतलब भारी बजट था मतलब इसका। ओके, मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया था 2017 के अंदर। ठीक है, चलो, बिलियन रुपीज है, मतलब बिलियन रुपीज। कॉस्ट जो प्रोजेक्ट की थी वो 10 बिलियन रुपी थी, 100 नहीं थी, 10 बिलियन, 10 बिलियन रुपी के आसपास थी। तो 1 बिलियन के अंदर होते हैं भाई आपके 100 करोड़, तो 10 बिलियन के अंदर 1000, हाँ तो 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट था ये, फिर 1000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं लॉन्गेस्ट टनल। लॉन्गेस्ट टनल की बात करें तो जवाहर टनल दोस्तों। हाँ तो 1 बिलियन 100 करोड़ हो गए, तो 10 बिलियन 1000 करोड़ हो गए ना। ओके, लॉन्गेस्ट टनल आपको बता ही दिया है दोस्तों, और कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर के अंदर है लॉन्गेस्ट टनल इंडिया का। ठीक है, इसको पीर पांजल टनल भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, पीर पांजल रेलवे रेलवे टनल भी है। 10 पॉइंट कोई अरे चेनानी नशे टनल नहीं है क्या यार, देखो श्याम प्रसाद टनल भी कहने लगे। ओके, तो ये तो क्या रोड वाला टनल है, और रेलवे का आपका जो है वो पीर पांजल रेलवे टनल है। मैं लिख देता हूँ आपके लिए, रेलवे के लिए तो जो है वो पीर पांजल है, और वैसे चेनानी है, इसको चेंज कर लो। जवाहर टनल तो जो है ये तो पीछे हो चुका है। इसको दो तरीके से लॉन्गेस्ट टनल हम लोग देख सकते हैं, एक तो हो सकता है रोड का भी हो सकता है, गाड़ियां भी जा सकती है, और एक रेलवे की भी हो सकता है। तो रेलवे का जो है ना वो तो है पीर पांजल। ठीक है, यहाँ पे जो है वो है आपका चेनानी नर्सरी टनल, जिसका नाम जो है वो श्याम प्रसाद मुखर्जी के नाम पे भी रखा जाने की बात करी गई है। ठीक है, इंडिया का लॉन्गेस्ट रोड का टनल यही है, वो 9.28 के आसपास है। ओके, ठीक है, और जवाहर टनल तो पहले हुआ करता था जब ये पीर पांजल नहीं था। पीर पांजल भी काफी बड़ा है, पीर पांजल भी कोई 10-11 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, गॉट इट। अरे भाई हिंदी में क्या नाम ही इनके ये यार, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, टनल तो टनल ही है ना, टनल को क्या बोलेंगे भाई। ठीक है, टॉलेस्ट डैम मैंने बता दिया, तिरी डैम था उत्तराखंड के अंदर। हाँ सुरंग, टनल को बोलेंगे सुरंग। ठीक है,
हाँ ये तो हो गई रेल सुरंग, ये हो गई रोड वाली सुरंग। अब इनके नाम का तो अपन कुछ नहीं कर सकते, नाम तो ये रहेंगे हिंदी में और हिंदी में। ठीक है, आगे बात करते हैं लॉन्गेस्ट डैम, ऐसे वाला लॉन्गेस्ट, ये आपका हीराकुंड डैम उड़ीसा के अंदर। ओके, आगे बात करते हैं हाईएस्ट गेटवे कौन सा है, बुलंद दरवाजा है, फतेहपुर सीकरी के अंदर, यूपी के अंदर, किसके द्वारा, अकबर के द्वारा बनाया गया, गुजरात के अंदर जीत की खुशी में जो है उसने इसको बनाया था। ठीक है, लार्जेस्ट डेजर्ट की बात करें तो थार डेजर्ट है हमारे यहाँ पे। लार्जेस्ट डेल्टा की बात करें तो सुंदरबन है। हाईएस्ट अवार्ड वो भारत रत्न है, जो कि हाईएस्ट अवार्ड है। कितने लोगों को मिल चुका है भाई भारत रत्न आज तक? लास्ट कौन थे, पहला कौन है, सबसे बड़ा सबसे छोटा, काफी चीजों के बारे में बता दो भाई। देखो सबसे पहले तो उसको मिला भारत रत्न के बारे में 1954 में मिला ट्रिपल आर को, राजगोपालाचारी जी, सीवी रमन और राधा कृष्णन जी। ठीक है, टिल नाउ अभी तक जो है वो टोटल 48 लोगों को मिल चुका है। टोटल कितने, 48। ठीक है, इसके अलावा भारत रत्न की बात करें तो इसका यंगेस्ट रेसिपिएंट कौन सा है, सचिन है। और ओल्डेस्ट की बात करें तो कौन है, डोंडे करवे। ठीक है, इसके अलावा 2 फॉरेनर को मिला हुआ है। पहला कौन है, खान अब्दुल भाई है, खान अब्दुल गफ्फार, खान अब्दुल गफ्फार खान। और सेकंड जो है वो है नेल्सन मंडेला। ओके, इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है भाई भारत रत्न को लेकर, प्राइस इसके अंदर मिलती नहीं है, मॉनेटरी जो अमाउंट है वो इसके अंदर नहीं मिलता है। ठीक है, अभी रिसेंटली 2019 में नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है, एक, ठीक है, भारत रत्न बना हुआ होता है देवनागरी स्क्रिप्ट के ऊपर, एक पीपल की जो पत्ती होती है ना उस शेप का एक एम्बलम होता है, जिसपे सत्यमेव जयते भी लिखा रहता है। ठीक है, पोस्टुमसली मिलने वाले पहले आदमी कौन थे, यानी कि मरणोपरांत जो है पहली बार किसको मिला था भारत रत्न? बिल्कुल सही है, शास्त्री जी को मिला था। ठीक है, ये भी अपने आप में सवाल है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और उसके बाद मतलब टोटल मिला के तो कोई 14 लोगों को पोस्टुमसली मिल चुका है, 14 लोगों को जो है वो पोस्टुमसली ये जो है दिया जा चुका है। ठीक है ना, चलो और बात करें आगे। सुभाष चंद्र बोस को नहीं मिला था क्योंकि उनका डेथ का सर्टिफिकेट नहीं था। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और ठीक है, ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अतुल तिवारी बोल रहे हैं कि आज भाई कोई विश्वास न करना, आज भी गोली देंगे सर आपके टीसीएस वाली पीडीएफ को लेकर। चलो रुको यार, आज आपको गोली नहीं मिलेगी यार आपको। ठीक है, आज का काम करके ही रहा मतलब आज। ठीक है, अच्छा राहुल गांधी को देने की बात चल रही है, अच्छा ठीक है, फिर बोलेगा टीसीएस वाली पीडीएफ का, टीसीएस वाली दे दूंगा अभी मैंने। ठीक है, अभी मैंने बना दिया है, अभी मैं आपके डलवा दूंगा। ठीक है, हाँ इंदिरा गांधी जी ने खुद को दे लिया था, राजीव गांधी ने खुद को दे लिया था, नेहरू जी ने खुद को दे लिया था, मोदी जी भी अभी खुद को दे लेंगे कुछ दिनों बाद में, मोदी जी कोई कम थोड़ी ना है। चलो शास्त्री जी मतलब है लाल बहादुर शास्त्री, यार रवि शास्त्री को कहाँ से दे रहे हो। हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र है हमारे देश में, फिर परमवीर चक्र के नीचे महावीर चक्र, फिर वीर चक्र। ठीक है, हाईएस्ट एयरपोर्ट है लद्दाख, हाईएस्ट टावर है अपने यहाँ पे कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के बारे में आपको मालूम है 5 स्टोरी है, शुरू की 3 स्टोरी 1 2 3 किसने बनाए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाए। कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु थे, सूफी संत थे, है ना, और उनके लिए बनाया गया था। चौथा फ्लोर, फिर क्या हो गया, तीसरा फ्लोर टूट गया, इसकी वजह से, बिजली गिरने की वजह से। तो फिर तीसरा और चौथा बनवाया किसने, इल्तुतमिश ने। फिर 5वां बनवाया फिरोज शाह ने, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, ऐसे जो है इसका पूरा का पूरा जो है निर्माण हुआ है। इस प्रकार से है ये, नीचे से काफी बड़ा है, ऊपर से छोटा है। फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, और गेट जो है इसके कॉम्प्लेक्स जो है ना, इसका कुतुब कॉम्प्लेक्स इसको अपन कहते हैं। इस कॉम्प्लेक्स में जो गेट है वो लगाया शेर शाह सूरी ने। ठीक है, शुरू के 3 फ्लोर तो बनवाए ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक। तीसरा गिर गया, तीसरा चौथा बनवाया फिर इल्तुतमिश ने, और 5वां वाला बनवाया फिरोज शाह ने। ठीक है, लार्जेस्ट बिल्डिंग की बात करें राष्ट्रपति भवन है देश में, म्यूजियम, नेशनल म्यूजियम है कोलकाता के अंदर। ओके, टीसीएस वाला पीडीएफ है वो मिलेगा अपडेट के अंदर, आज अभी 1-2 घंटे में मिल जाएगा। लार्जेस्ट केव की बात करें तो अमरनाथ केव है, पॉपुलेशन यूपी की है दोस्तों, 20 करोड़ प्लस पॉपुलेशन, ब्राजील से भी ज़्यादा है, दुनिया में 5वें नंबर पर है। लार्जेस्ट लेक की बात करें तो चिल्का लेक है, अगर मैं खारे पानी की बात करूँ तो। लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी जो है वो यमुना है दोस्तों। टॉलेस्ट बिल्डिंग कौन सा है, इंपीरियल टावर है मुंबई के अंदर, समझ गए, इंपीरियल टावर, ये दुनिया, ये हमारे इंपीरियल टावर जो है ये हमारे सबसे बड़ा है। ठीक है, ट्विन टावर रेसिडेंशियल वो है, ये स्काई स्क्रैपर कॉम्प्लेक्स है। ओके, 2005 में जो है इसका कंस्ट्रक्शन है जो कि करवाया गया था। ठीक है,
250 मीटर के आसपास का है। बुर्ज खलीफा तो कोई 900 मीटर के ऊपर का है, ये जो है कोई 250 मीटर के आसपास का है इसकी जो हाइट है। ठीक है, साउथ बॉम्बे के अंदर ही है। ठीक है, तो ये थे आज के आपके टॉलेस्ट हाईएस्ट माउंट जो भी थे लार्जेस्ट, ये सारे अपन ने कवर करे। ठीक है ना दोस्तों, इस तरीके से अपने ये सारे के सारे कवर हो गए। तो छोटा सा टॉपिक था, छोटी सी टॉपिक। इससे पहले हम लोग कोई 20 या 22 टॉपिक है जो कि 40 में से कर चुके हैं। एक बार देख लेना पुराने वाले सारे वीडियोस, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे नए आए उनको मैं बताता हूँ कि 40 में से 20 या 22 टॉपिक है जो कि हम कवर कर चुके हैं। और आज जो है 2 टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। एक तो करेंगे इंपॉर्टेंट बाउंड्री लाइन्स, ओके, एक तो इंपॉर्टेंट है आपकी बाउंड्री लाइन्स, और एक देखेंगे स्टॉक एक्सचेंज को लेकर। दुनिया के जो इंपॉर्टेंट स्टॉक एक्सचेंज है जो कि एग्जाम में पूछते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद में बच्चों के डाउट देखूंगा मैं 10:40 के बाद में, सॉरी 11:40 के बाद में, यानी कि अभी अपने पास में 30 मिनट्स है। 30 मिनट्स में हम लोग कवर करेंगे। ओके, सबसे पहले शुरुआत करते हैं। चलो, आवाज बिल्कुल सही आ रही है, और आप लोग अगर रेडी हो तो मुझे जल्दी से यस करके बता दीजिए, फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। जो बच्चों ने आज से स्टार्ट किया है, पहले वाली सारी पीडीएफ अपडेट वाले सेक्शन के अंदर मिल जाएगी, वहां से आप ले लेना, वीडियो को डाउनलोड कर लेना, देख लेना। समझ गए मेरी बात? चलो, 2 देशों के बीच में जो लाइन होती है उसको हम बाउंड्री लाइन कहते हैं। जैसे कि दोस्तों डूरंड लाइन सबसे पहले एग्जाम में आते हैं, वो क्या होती है? डूरंड लाइन। डूरंड लाइन दोस्तों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। पहले तो ये इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में थी, लेकिन बीच में पाकिस्तान आ गया, तो क्या हो गया? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में हो गई। इसको 1896 में जो है मॉर्टिमर डूरंड के द्वारा खींचा गया था। समझ गए? ये देख सकते हो आप, ये आपके सामने है, ये है पाकिस्तान और ये है अफगानिस्तान, दोनों के बीच में कौन सी है? डूरंड लाइन है। ठीक है, समझ गए मेरी बात? ओके, चलो नेक्स्ट है हिडनबर्ग लाइन। एक और इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हिडनबर्ग की आप लोग भी मेरे साथ में कमेंट करते चलें कि कौन सी लाइन किसके बीच में है, ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा। तो ये है दोस्तों जर्मनी और पोलैंड के बाद में, जर्मनी और पोलैंड के बीच में। ठीक है, ये देख सकते हो आप, ये तो है आपका जर्मनी का एरिया, ये बर्लिन है, ठीक है, और ये पोलैंड का एरिया है। तो ये जो बीच की लाइन है ना, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? हिडनबर्ग लाइन है, जो कि कहते हैं, दिख रहा है ये वाला एरिया यूरोप के अंदर, इस वाले एरिया में है। ठीक है, हाँ बिल्कुल भाई, एक्सटेंड करने के लिए भी सब्सक्रिप्शन को आप गुनेश 10 यूज कर सकते हैं, आपको 10% ऑफ, और जो भी आपको 1 मंथ एक्स्ट्रा भी मिल जाएगा। ठीक है, चलो मैकमोहन लाइन काफी सिंपल है दोस्तों। मैकमोहन जो है ना, उसने इंडिया और चाइना के बीच में डिवीजन किया। कौन से वाले एरिया में? अरुणाचल वाले एरिया में। तो देखो, अरुणाचल वाला जो एरिया है उसके अंदर जो डिवीजन है वो तो है मैकमोहन लाइन। और हमारा जो लद्दाख वाला जो एरिया है, वहां पे कौन सी लाइन है लद्दाख और चाइना के बीच में? उसको हम बोलते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, LOC जो है ये तो इंडिया पाकिस्तान की है, और LAC जो है वो इंडिया और चाइना के बीच में है। ठीक है, आगे बात करते हैं 49 पैरेलल, ये यूएस और कनाडा के बीच में। देखो, अब पैरेलल वाला जो है ना, ये कंसेप्ट, ये आपको कम से कम ये मान लो 6 या 7 पैरेलल है जो कि आपको याद करना है। ठीक है, 16th पैरेलल है अंगोला और नामीबिया, वो इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, इंपॉर्टेंट है 17, 20 और 22। ठीक है, मैं 17 सबसे पहले ले लेता हूँ। 17 पैरेलल, बताइए भाई 17th पैरेलल, साउथ और नॉर्थ वियतनाम, ये पहले हुआ करती थी। ठीक है, अभी तो वियतनाम एक ही है, पहले 2 देश हुआ करते थे, है ना, आपस में लड़ रहे थे दोनों। उसके बाद आता है 20 पैरेलल नॉर्थ। ओके, 20 पैरेलल नॉर्थ जो है वो लीबिया और सूडान के बीच में है। 20 पैरेलल नॉर्थ कौन सा है? लीबिया और सूडान, ये अफ्रीका के बीच में है। उसी तरीके से इजिप्ट और सूडान भी है। इजिप्ट और सूडान वाली कौन सी है? यह है 22nd पैरेलल नॉर्थ। समझ गए? उसके बाद में 25वां भी होता है वैसे तो, मॉरिटीना और माली का, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है, 25वां मत करो। 26वां भी मत करो, मॉरिटीना और सहारा के बीच में है। 31 पैरेलल कर लो, इराक और ईरान के बीच में है, इराक और ईरान। 31वां पैरेलल नॉर्थ, इराक और साथ में ईरान। ठीक है, 31 के बाद में अगर बात करें तो फिर उसके बाद में इंपॉर्टेंट जो है वो है 38 पैरेलल, नॉर्थ और साउथ कोरिया। कौन सा है? 38 पैरेलल। मेरे साथ साथ कमेंट करते चलो, दिक्कत नहीं आएगी आपको। नॉर्थ और साउथ कोरिया, 38 पैरेलल आपकी। ओके, इसके बाद में आपको जो याद करना है वो करना है सीधे 49 यूएस और कनाडा, वो आपके सामने ऊपर मैंने लिखा हुआ है। यानी कि पैरेलल की बात करें तो 1 2 3 4 5 और ये 6 पैरेलल लाइन है जो कि आपको याद करनी है। 17 हो गई नॉर्थ और साउथ वियतनाम, 20 हो गई, 20 और 22 में तो दिक्कत नहीं है, सूडान के साथ में लीबिया है और साथ में इजिप्ट है। 31 भी आपको ध्यान रखनी, इराक और ईरान है। 38 भी बहुत सिंपल है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया। और 49 तो आपके यूएस कनाडा है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ गए मेरी बात? ठीक है, यानी कि आपको क्या याद करना है? 17वां, 20वां, 22वां, और कौन सा करोगे? 31st, 38th
और 39 49। बताओ भाई 17वां बता दो, रिवीजन कर लेते हैं, यहीं पर ही आपको याद करवा देता हूँ मैं। 17वां बताओ। हाँ वियतनाम से याद कर लो, नॉर्थ साउथ तो क्या करोगे, वियतनाम याद कर लो, एक ही बात है। 20वां सुडान, सुडान किसके साथ में, लीबिया के साथ में। ये वाला भी सुडान किसके साथ में, इजिप्ट के साथ में। 31 वाला इजिप्ट क्या है, एक बच्चा बोल रहा है, अरे भाई रेखा बंजारा, इजिप्ट देश का नाम है यार, मिस्र जिसको कहते हैं। 31 किसका हो गया, इराक और ईरान, बिल्कुल सही लिखा है बच्चों ने। 38 हो गया आपका कोरिया, और ये हो गया आपका यूएसए कनाडा। सभी को याद हो गया क्या, याद हो गया सभी को? ठीक है, इससे पहले हमने क्या करी है, एक तो हिडनबर्ग करी है। हिडनबर्ग कहां पर थी, हिडनबर्ग कहां थी किसके, हाँ पोलैंड और जर्मनी। मैकमोहन आपको मालूम ही है, इंडिया चाइना। डूरंड आपको मालूम ही है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। बस इतना ही तो किया अभी तक हमने, इससे पहले तो यही तो किया अभी तक हमने। ठीक है चलो भाई आगे बढ़ो। ये 49 हो गई, कनाडा यूएस के बीच में। 38 पैरेलल हम कर चुके हैं, कोरिया के बीच में। देखो ये बीच में बिल्कुल, ये तो है नॉर्थ कोरिया की कैपिटल, ये है साउथ कोरिया की कैपिटल। एक है मैगिनॉट लाइन, ये फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। मैगिनॉट लाइन फ्रांस और जर्मनी, फ्रांस और पोलैंड, जर्मनी और पोलैंड के बीच में कौन सी थी, हिडनबर्ग। ठीक है मैगिनॉट हो गई फ्रांस और जर्मनी के बीच में, ये देख सकते हो आप, ये जर्मनी है फ्रैंकफर्ट। ठीक है ये आपके फ्रांस है, और ये बीच में बेल्जियम है, ब्रुसेल्स इसकी कैपिटल है, इसको अपन कहते हैं। ठीक है 17 पैरेलल हम कर चुके हैं, नॉर्थ वियतनाम साउथ वियतनाम, ये देखो। ओके समझ गए। अब इसके अलावा आपको और कौन कौन सी लगती है जो कि इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कौन कौन से जो है याद इसके अलावा भी करनी चाहिए। ठीक है रेड क्लिफ भी आपको मालूम होना चाहिए, इसमें एक रेड क्लिफ लिखा हुआ नहीं है, रेड क्लिफ विथ एनोटेशन वाली याद करना, रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ दोस्तों इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश, समझ गए, दोनों कहते हैं। इसी तरीके से दोस्तों इजराइल और जो सीरिया है ना, सीरिया और इजराइल, इसके बीच में एक और है पर्पल लाइन नाम से, पर्पल लाइन और ग्रीन लाइन। तो मैं आपको दो चीजें बता देता हूँ, एक तो है पर्पल लाइन, बहुत कम लोगों को पता है इसके बारे में, बहुत ही कम। पर्पल लाइन जो है ना, ये है आपके इजराइल और साथ में सीरिया। ठीक है और ग्रीन लाइन जो है ना, ये है आपके इजराइल और जो नेबरिंग कंट्रीज है ना उनके बीच में, जो इसके पड़ोसी देश है। कौन कौन से भाई पड़ोसी, जैसे कि इसके इजिप्ट हो गया, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, ये सारे के सारे इसके पड़ोसी हैं, समझ गए। कौन कौन है इसके, लेबनान, जॉर्डन हो गया, इजिप्ट हो गया और साथ में सीरिया हो गया। ओके तो इनको ग्रीन लाइन है जो कि इनके बीच में है। ओके ठीक है एक जर्मनी पोलैंड के बीच में वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद में एक लाइन और आई थी, ऑर्डर नेसी नाम से। एक बच्चा बोल रहा है इसलिए मैं बताता हूँ, हालांकि पेपर में आती नहीं है ये, इसलिए एक बच्चे ने बोला है कि सर ये लाइन कौन सी है, इसलिए बताता हूँ। वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद में पोलैंड और जर्मनी के बीच में सेकंड यहाँ पे कौन सी है, हिडनबर्ग, तो मैंने आपको बताई दी है ना, यहाँ पे हिडनबर्ग भी है। ठीक है लेकिन एक्चुअली में क्या, हिडनबर्ग पेपर में ज्यादा आती है। ओके वैसे ही फ्रांस और जर्मनी के बीच में मैंने अभी आपको जो बताई थी ना, उसी तरीके से सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे वहां पे भी थी, उसका नाम था सिंग फ्रेंड नाम से, फ्रांस और जर्मनी के बीच में। मैं लिख देता हूँ आपके लिए, कहाँ गया, हाँ तो ये जो आपको मैग्नॉट नजर आ रही है ना, वैसे एक सिंग फ्रेंड नाम से भी थी यहाँ पे लाइन, ये भी इन दोनों के बीच में थी, ये वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पे थी, जैसे कि वो बनी है ना ऑर्डिनियर, उसी तरीके से, समझ गए। तो एग्जाम में आए तो आप देख लेना, बाकी ऐसे कुछ ज्यादा मस्त रिक्वायर्ड जो है वो नहीं है। ठीक है तो ये सारी की सारी लाइन है जो कि आपको याद करनी है, इसके अलावा आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। ओके लॉन्गेस्ट बाउंड्री जो है वो यूएस और कनाडा के बीच में है। ठीक है अगर क्लियर हो गया है, अगर आपको ये टॉपिक दोस्तों, तो मैंने आपको सब कुछ करवा दिया है, वैसे भी एक ही के अंदर रिवाइज क्लियर हो गया है, तो मुझे जल्दी से यस करके जो है वो आंसर करो। ठीक है चलो बहुत अच्छी बात है, सिंपल तरीके से अपन ने कर लिया है। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं 2 मिनट का। ठीक है रेड क्लिफ हो गया इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्ला, पर्पल लाइन हो गई इजराइल और सीरिया के बीच में, ग्रीन लाइन हो गई इजराइल के साथ में उसके पड़ोसी मुल्क, कौन कौन, लेबनान, इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया, ये 4। ओके चलो 17वीं पैरेलल कौन है, 17वीं पैरेलल कौन सी है, नॉर्थ और साउथ वियतनाम, यानी कि वियतनाम हमको तो याद करना है बस, बहुत है। ठीक है मैगिनॉट लाइन और सैंगफ्रेन लाइन, ये हो गई फ्रांस और जर्मनी के बीच में। ओके वैसे 38वीं पैरेलल लाइन है किसके, कोरिया को लेकर। ठीक है 20वीं पैरेलल बताओ, 22वीं पैरेलल बताओ, 20वीं पैरेलल बताओ जल्दी से, 20वीं पैरेलल,
हाँ, लीबिया और सूडान, बिल्कुल ठीक है। 22वां क्या था? बिल्कुल ठीक है, इजिप्ट और सूडान। 31वीं कौन सी थी? 31st। हाँ, ईरान और इराक। ठीक है, फिर 38 आई चुकी है, ये रही कोरिया वाली, और 39 के बाद 49 आई चुकी है, कनाडा और यूएसए। चलो बहुत अच्छी बात है। मैगिनॉट मैंने आपको बताई दी है। मैगिनॉट और सैंक्फ्रैन ये है दोस्तों फ्रांस और जर्मनी के बीच में। ठीक है, 38 पैरेलल कर लिया है, 49 कर लिया है, ये सारी हम लोग कर चुके हैं दोस्तों। इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है किसी को। ओके, ये सब अपन कर चुके हैं। ये हिडनबर्ग हो ही गया है। हिडनबर्ग के साथ में एक ऑर्डर नाइसी करके, ये वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पे जर्मनी और पोलैंड के बीच में। ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका है आपका टॉपिक। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि दुनिया के स्टॉक एक्सचेंज के बारे में है। ओके, देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी है कोई, जैसे कि वाईफाई स्टडी मान लो। वाईफाई स्टडी, ठीक है, वाईफाई स्टडी को क्या चाहिए? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए क्या चाहिए होता है? कैपिटल, पूंजी जो है वो चाहिए होती है, पूंजी। समझ गए? पूंजी चाहिए होती है। अब पूंजी के लिए आप क्या कर सकते हो? बहुत सारे तरीके हैं। या तो आप इन्वेस्टर से पैसा ले लो, या फिर आप क्या बोल पैसा ले लो, या फिर आप क्या बोलते हैं, प्रॉफिट में चला लो कंपनी को। जनता जो है ना, उससे आप ज्यादा पैसा ले लो जनता से। ठीक है, या फिर आप आईपीओ रिलीज कर लो। ठीक है, ओके, ये 3 मेजर तरीके होते हैं। एक बच्चा बोल रहा है बुनेस्टल ले लो। अभी मैं सब समझा रहा हूँ आपको, मेरी बात समझो। अभी आईपीओ बता रहा हूँ होता क्या है, बता रहा हूँ मैं। ठीक है, इन्वेस्टर से पैसा अगर ले लिया तो इन्वेस्टर आपको क्या बोलेगा कि भाई कंपनी को प्रॉफिट में लेके आओ। जैसे कि फ्लिपकार्ट है, ओला है, उबर है, ओयो है, इन सब ने जो है इन्वेस्टर से पैसा है जो कि ले रखा है। ठीक है, पेटीएम है, देश के जितने भी स्टार्टअप्स है ना, बाइजू है, सब ने कहाँ से? इन्वेस्टर से पैसा लिया हुआ है। ओके, स्नैपडील है, जो भी नाम आपको पता है ना, वो सारे के सारे इन्वेस्टर का पैसा चलाते हैं। प्रॉफिट की बात करें तो बहुत कम, अब ऑब्वियसली देखो बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर होता है, तो प्रॉफिट में लाना तो बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, समझ गए? इन्वेस्टर दोस्तों दुनिया के बहुत सारे हैं, बहुत सारी कंपनी है बड़ी बड़ी, वो इन्वेस्ट करती है पैसे, है ना। स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, इन सब ने इन्वेस्टर से पैसा लिया हुआ है। जोमेटो हो गया, पढ़ोगे आपको सब पता लग जाएगा। ठीक है, ओके, वैसे अनअकैडमी हो गया, अनअकैडमी ने भी लिया हुआ है। ठीक है, हाँ, ठीक है, वाईफाई ने नहीं लिया हुआ, अनअकैडमी ने लिया हुआ है, तो एक ही बात हो गई है ना। तो अब बात करते हैं प्रॉफिट का। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका दोस्तों, प्रॉफिट में बनाना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अपने को जनता को क्या देना, बहुत सस्ते में देना जरूरी है। अब एजुकेशन ऑब्वियस बात है, अपन बायजू की तरह तो कर नहीं सकते, बायजू प्रॉफिट में है। ओके, अपन प्रॉफिट में नहीं है। बायजू जो है उसका 1-1 लाख रुपए का पैकेज है स्कूल के बच्चे का, लेकिन अपने को आपको मालूम है 500 रुपए पर मंथ, 400 रुपए पर मंथ, 1000 रुपए पर मंथ, उसके अंदर 50 लोग पढ़ा रहे हैं। ठीक है, सारे दिन भर पढ़ा रहे हैं, तो अपनी जो कॉस्ट है ना वो क्या है, बहुत कम है अपनी, तो अपने पास में प्रॉफिट जो है वो नहीं हो सकता अपना। प्रॉफिट जो है वो बहुत रेयर है, बहुत, अभी हो सकता है वो 3-4 साल बाद प्रॉफिट में आ जाए, लेकिन अभी जो है वो अपन प्रॉफिट में नहीं है। ठीक है, क्योंकि अपने की कॉस्ट बहुत कम है। अब कल को मान लो 3000 रुपये पर मंथ रखते थे तो कितना मुश्किल हो जाता है एक आम बच्चे के लिए खरीदना। ओके, इसलिए अपनी कॉस्ट बहुत कम है, कम कॉस्ट के अंदर अपने को काम चलाना होता है। तीसरा होता है आईपीओ। जब कंपनी बहुत प्रॉफिट में होती है ना, तो क्या करती है, जनता पैसे दे देती है उस कंपनी के शेयर लेने के लिए। ओके, समझ गए मेरी बात? ठीक है, अगर मान लो कल को कोई कंपनी है जो कि बहुत प्रॉफिट में, जैसे कि अरामको का आ रहा है, अरामको का आईपीओ आ रहा है, तो हर आदमी जो है इसका आईपीओ लेना चाहता है। क्यों? क्योंकि बहुत प्रॉफिट में है कंपनी। अब अपन तो आईपीओ लेके आ नहीं सकते, क्यों नहीं लेके आ सकते भाई? ठीक है, समझ गए? क्यों? क्योंकि अपन तो प्रॉफिट में नहीं है। अगर अगर आप लोग पैसा लगाओगे क्या उस कंपनी में जो कि कंपनी प्रॉफिट में नहीं है, तो समझ गए? तो हाँ, तो भाई ऐसा होता है कि प्रॉफिट जो कंपनी होती है ना, उसमें जनता पैसा लगाती है, क्योंकि वरना तो क्या हो जाएगा, पैसे डूब जाएगा। अब आईपीओ क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, एक कंपनी जो है, जैसे कि अपनी वाईफाई स्टडी मान लो, कल को मान लो अपनी वाईफाई स्टडी ऐसा होता कि अपन है ना 1 करोड़ रुपए तो लगाते, अपना खर्चा जो है वो 1 करोड़ होता, और अपन फॉर एग्जाम्पल 100 करोड़ रुपए या 20 करोड़ रुपए कमा रहे होते पर मंथ, और अपन क्या कर देते, आईपीओ जारी कर देते। अपन बोल देते कि भाई 10% कंपनी के जो शेयर है ना वो जनता के लिए है। जनता सोचती, सब लोग क्या सोचते हैं कि यार इस कंपनी में पैसा लगाओ क्योंकि बहुत प्रॉफिट में है कंपनी। तो यानी कि कल को मान लो अगर आपने भी पैसा लगाया और 1% खरीद लिया, और कल को कंपनी प्रॉफिट में है, तो आपके 1% फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 1 लाख में खरीदा है, अज्यूम कर लो, तो क्या हो जाएगा, 2 लाख हो जाएंगे आपके, और आप इसको बेच के 2 लाख कमा लोगे। फिर आप इसको बेचोगे, फिर कोई और इसमें 3 लाख रुपए कमा लेगा, क्योंकि कंपनी और आगे जाएगी। समझ गए? इस तरीके से। ठीक है, अब क्या होता है, आईपीओ रिलीज हो गया। मार्क जुकरबर्ग नहीं क्या, मार्क जुकरबर्ग,
तो मार्क जुकरबर्ग ने क्या किया था दोस्तों, फेसबुक का जब आईपीओ लॉन्च किया ना, तो पूरी दुनिया ने क्या किया, फेसबुक में बड़ा इंटरेस्ट लिया क्योंकि ग्रोइंग था बहुत, लोग आगे, फेसबुक बहुत चल रहा था। तो आईपीओ लॉन्च होते ही मार्क जो है वो दुनिया का टॉप 10 रिचेस्ट लोगों के अंदर आ गया, क्योंकि बहुत सारा पैसा उसके ऊपर आ चुका था, उसके पास में जनता का पैसा। ठीक है, और उसने बड़ा बड़ी बात क्या करी कि शादी उसके बाद में करी अगले दिन। अगर वो पहले शादी कर लेता और आईपीओ लॉन्च करता ना और कल को डिवोर्स हो जाता, तो उसको आधा अपनी बीवी को देना पड़ता। ठीक है, तो उसने क्या किया कि पहले तो आईपीओ लॉन्च किया फिर शादी करी। तो आईपीओ से जो पैसा आया है उसके अंदर उसकी बीवी का कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो ऐसा होता है फॉरेन के अंदर कि आपको ध्यान रखना पड़ता है इन चीज़ों का। ठीक है, ऐसा होता है कि आप देखो इंडिया में क्या लॉ है, विदेश में भी यही है, इंडिया में भी यही लॉ है। अगर मान लो अभी आपकी शादी हो गई और शादी होने के बाद में आप जो भी प्रॉपर्टी कमाओगे, अर्न करोगे पैसा, उस पर आपकी बीवी का 50% अधिकार होता है। ठीक है, लेकिन शादी से पहले आपने जो पैसा कमाया ना, उसका अधिकार आपकी बीवी के ऊपर नहीं होता है। ठीक है, समझ गए मेरी बात? तो वो दुनिया का रिचेस्ट पर्सन बन गया। अब इस आईपीओ के अंदर लोगों ने शेयर खरीद लिए। अब इन शेयर का क्या करेंगे, क्या करेंगे? पत्ते पत्ते थोड़ी ना खेलेंगे शेयर के साथ में, समझ गए? शेयर को क्या करेंगे, बेचेंगे। कहाँ पे बेचेंगे? एक जगह होती है जिसको अपन बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज, वहां पे इसको बेचेंगे। समझ गए? यानी कि यहाँ पे सेकंड हैंड शेयर जो होते हैं ना किसी भी कंपनी के, उसको सेल किया जाता है और परचेज किया जाता है। फर्स्ट हैंड कौन सा हुआ? आईपीओ, ये हुआ फर्स्ट हैंड। सबसे पहली बार जनता को यहीं पे मिले थे ना, ये फर्स्ट हैंड है। सेकंड हैंड जो शेयर्स है, अब जैसे कि मान लो आपने खरीदे 1 लाख रुपए के वाईफाई स्टडी के, अब आपने बेच दिया यहाँ पे, किसी और ने खरीद लिया 3 लाख में, फिर वो 3 लाख वाला किसी और को बेचेगा, फिर कोई 4 लाख में खरीद लेगा, फिर 4 लाख वाला किसी और को बेचेगा, वो 5 लाख में खरीदेगा। इस तरीके से शेयर मार्केट जो है ना, ये स्टॉक एक्सचेंज, इसको बोलते हैं शेयर मार्केट। तो ये मार्केट है एक तरीके से, समझ गए? इसको बोलते हैं ट्रेडिंग कर रहे हो आप लोग, कौन सी कंपनी नीचे जा रही है, किसकी कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है, किसकी बेकार है, तो उसके हिसाब से रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं और लोग पैसा लगाते रहते हैं, डुबोते रहते हैं, पैसा कमाते रहते हैं। समझ गए? तो ये उसके ऊपर चलता रहता है। ठीक है, समझ गए मेरी बात? और इतना समझ में आ गया? जल्दी से यस बताओ। स्मॉल कैप का मतलब होता है कि छोटी कंपनी का जो कैप का मतलब है कैपिटलाइजेशन, यानी छोटी कंपनी उसमें स्मॉल कैप कहते हैं, मीडियम वाली तो मीडियम कंपनी है, और जो लार्ज स्केल है वो बहुत बड़ी कंपनी है, रिलायंस, टाटा, टीसीएस उनके। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। तो ये होगा आपका स्टॉक एक्सचेंज। अब दुनिया में बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ पे क्या होते हैं, शेयर बेचे जाते हैं, बॉन्ड बेचे जाते हैं, सिक्योरिटीज बेची जाती है। बॉन्ड क्या होता है, कोई एक पीस ऑफ पेपर होता है जिसमें बोलता है कि अगला आदमी कि मैं आपको इतना पैसे दे दूंगा, आपको लगता है कि यार ज्यादा पैसे मिल जाएंगे तो भैया उसको बेच दो। सिक्योरिटीज भी ऐसे होती है। ठीक है, अब वैसे ही हमारे एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, 1875 में स्टैब्लिश हुआ था, जिसको हम बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। कहाँ पर है? मुंबई के अंदर है। ये एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज था। कुछ लोग थे, अरे भाई आईपीओ बता तो दिया सूरज शर्मा, आईपीओ बता तो दिया, कितनी बार बताऊं यार? समझ गए? पहली बार जब आप अपने शेयर जो है मार्केट में बेचने के लिए बोलते हो, के लिए लाते हो, उसको क्या बोलते हैं? आईपीओ कहते हैं। ठीक है, समझ गए? 100% शेयर होते ना हर कंपनी में, 2% ला दिए। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। वैसे ही दुनिया का नंबर 1, दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है जो कि है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। ये भी 11वें नंबर पर है दुनिया में, 11वें नंबर पर है वर्ल्ड में अपना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज दोस्तों अमेरिका के अंदर, न्यूयॉर्क में। अब इसके अंदर सारी बड़ी कंपनियां क्या होती है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है। समझ गए? उसी तरीके से टीएक्स भी है, टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज। समझ गए? टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज। तो इसके अंदर क्या है, ये टोरंटो का स्टॉक एक्सचेंज है। ओके, अब इनके कई बार क्या होता है, इंडेक्स भी पूछ लेते हैं। कई बार क्या होता है, इनके इंडेक्स भी पूछ लेते हैं कि भाई इसके इंडेक्स का नाम क्या है, जिसके अंदर रैंकिंग बताते हैं ना, रैंकिंग क्या, जिसमें लिखा हुआ था कि कौन सी कंपनी के कितने चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं। जैसे सेंसेक्स है, समझ गए? इनका ये भी लिख लो। जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का कौन सा है, इसका इंडेक्स कौन सा है, इसका है सेंसेक्स। समझ गए? ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब सेंसेक्स क्या है, एक इंडेक्स है जहाँ पे सारी चीजों के बारे में बताते हैं, कौन सी कंपनी कहाँ चल रही है, ऊपर नीचे नीचे। तो लोग बोलते हैं सेंसेक्स में पैसा लगाया। अरे भाई साहब, सेंसेक्स में पैसा नहीं लगता है, पैसा लगता है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। आपने स्टॉक एक्सचेंज में लगाया है पैसा, सेंसेक्स तो एक जो चीज बताती है ना कितना कंपनी का ऊपर नीचे, वो है। समझ गए? कौन से स्टॉक एक्सचेंज में लगाया है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लगाया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में टॉप 30 कंपनी है ना जो देश की, वो इसके अंदर लिस्टेड है, वो इसके अंदर लिस्टेड है। ठीक है, वैसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है। ओके, उसी तरीके से न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, उसी तरीके से नैस्डैक भी है। ओके, वैसे क्या है, नैस्डैक भी है। वैसे कौन सा है, लंदन स्टॉक एक्सचेंज भी है। कौन सा है, लंदन स्टॉक एक्सचेंज। ओके, ठीक है, चलो मैं आपको आगे बताता हूँ। ये हो गया न्यूयॉर्क का, ये हो गया टोरंटो का, टोरंटो का। ये कौन सा है, टोरंटो का। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी काफी बड़ा है ये। और टीएक्स इसको बोलते हैं, इसका एक्सचेंज जो है ना, इसका जो इंडेक्स है इसको बोलते हैं टीएसएक्स। इसके स्टॉक के इंडेक्स का नाम भी यही है। वैसे नैस्डैक हो गया, ये भी न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज है।
ठीक है, इंपॉर्टेंट है नेस्डेक भी। और नेस्डेक के अंदर कितनी कंपनियां हैं? इसके इंडेक्स का नाम है नेस्डेक 100। ओके, उसी तरीके से टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज मैंने आपको बताया, ये कौन सा है? जापान का है, टोक्यो का। ये कौन सा है? जापान का। तो ये हो गया आपका टोक्यो का। ओके, 1878 में ये बना था। वैसे ही शंघाई स्टॉक एक्सचेंज, ये कहाँ का है भाई? ये चाइना का है। उसी तरीके से शंघाई टोक्यो एक्सचेंज, शंघाई एक्सचेंज। ओके, और इसका जो है उसका नाम है SSE, इंडेक्स का नाम है SSE कंपोजिट। वैसे ही है लंदन स्टॉक एक्सचेंज, ये भी बहुत पुराना है लंदन स्टॉक एक्सचेंज। FTSE, इसका जो है वो है FTSE 100, ये इसके इंडेक्स का नाम है। ठीक है, वैसे ही फ्रैंकफर्ट यानी कि जर्मन, ये कहाँ का है? जर्मनी का, फ्रैंकफर्ट। ओके, ठीक है। उसी तरीके से है हांगकांग का, हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज। अभी तो हिला बढ़ा है क्योंकि हांगकांग के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन काफ़ी बढ़िया है ये भी, मतलब अपने हिसाब से। ओके, वैसे ही ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे निफ्टी वो लिखा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये अपने इंडिया का है, इसका है इंडेक्स निफ्टी 50। 50 कंपनियां हैं इसके अंदर, अपने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। समझ गए? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से है मतलब। ओके, समझिए मेरी बात। तो ये आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसमें से आपको एक स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पूछ लेते हैं कि भाई कौन सा है कौन सा नहीं है। कुछ ज़्यादा ऐसा इसके अंदर कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है, IPO क्या होता है, कहाँ पे ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर लिया था कि आपको एक बार पता होना चाहिए कि भाई कौन कौन सा है दुनिया में, कहाँ कहाँ पर है। और भी छोटे मोटे बहुत है, कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज है, जयपुर स्टॉक एक्सचेंज है, इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज है, ठीक है, कोलकाता का है, मेट्रोपॉलिटन एक्सचेंज है, लेकिन वो छोटे छोटे हैं, मतलब मध्य प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज है। तो वो तो ट्रेडिंग तो कोई भी कहाँ बहुत सारी जगह पे होती है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ गए? लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इसके ज़्यादा जो आपसे एग्जाम के अंदर नहीं पूछते हैं। ठीक है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जो है ना, उसका इंडेक्स का नाम मैंने आपको बताया था। न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज का नाम है डीजे नाम से, इसका नाम है इंडेक्स का। इंडेक्स के नाम थोड़ी बहुत बताया था मैं, डीजे। ओके, डीजे मतलब डाउ जोन्स करके है इसका। तो आपसे पूछेंगे भाई बताओ डीजे कौन से स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है, तो ये आपको पता होना चाहिए। वैसे लंदन का मैंने FTSE आपको बता दिया है। वैसे जापान का जो है ना उसका है निक्की, निक्की 225। टोक्यो का गया इसका, इसका है निक्की, ये इसका इंडेक्स है। नाम से ही पता लगा लो कि निक्की कौन सा है, जापान का है। वैसे कोरिया का है कॉस्पी नाम से, कोरिया यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लिख देता हूँ। कोरिया का जो है उसका है कॉस्पी। ठीक है, और ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। चलो, तो उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ आपको समझ आ गया होगा। ग्रेट, अब बच्चों के डाउट देख लेता हूँ। सर ग्रेट और फायरवॉल चाइना क्या है? ग्रेट फायरवॉल क्या है दोस्तों, कि चाइनीज़ लोग क्या करते हैं कि खुद की क्रिटिसिज्म जो है ना वो लोग अलाउ नहीं करते हैं, है ना। वो अलाउ नहीं करते कि आप वहाँ पे उनके खिलाफ कुछ लिखें, तो उसको रोकने के लिए साथ में सारे उनके खिलाफ कुछ भी ना हो उसको रोकने के लिए एक फायरवॉल बनाते हैं। उसको कहते हैं अपन, वो लोग पता कर लेते हैं कहाँ पर किसने बुराई लिखी है, गलत लिखा है, उसको पता कर लेते हैं।